हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्पर्धा द एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भाषा के क्रमिक विकास के पार्ट 2 को देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले पार्ट में हमने भाषा के क्रमिक विकास के अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को समझा था। इस पार्ट में हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को समझेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की समय सीमा की यदि बात करें तो यह 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक है। इस दौरान यदि हम भाषा के क्रमिक विकास अर्थात संस्कृत से लौकिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत से किस प्रकार भाषा जो है वह पाली, प्राकृत, अपभ्रंश अर्थात मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के दौरान आते आते हम भाषा के 3 रूप देखते हैं। सर्वप्रथम पाली, उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, यानी पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश। चलिए दोस्तों, समझते हैं। दोस्तों, पाली, जिसे हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, इसकी समय सीमा 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक है। पाली को भारत की प्रथम देश भाषा होने का गौरव प्राप्त है। पाली की यदि बात करें तो महात्मा बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए वह पाली भाषा में दिए थे। पाली की यह विशेषता है कि यह उस दौरान की जन सामान्य की भाषा थी और इसका प्रयोग उस समय के निम्न वर्ग अर्थात जन सामान्य लोग किया करते थे। महात्मा बुद्ध ने संस्कृत की रूढ़ियों को तोड़ते हुए देश भाषा में अपने उपदेशों का प्रचार किया, जिससे उनके उपदेश हर भारत के कोने कोने तक फैले, क्योंकि वह सरल देश भाषा पाली में थे। इसलिए इस भाषा को बुद्ध वचन भी कहते हैं। पाली भाषा के विकास में बुद्ध और उनके अनुयायियों का बहुत बड़ा हाथ है। पाली भाषा में बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को त्रिपिटकों के माध्यम से संकलित किया गया है। ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की त्रिपिटक हैं। पहला सूत्र पिटक, दूसरा विनय पिटक एवं तीसरा अभिधम्म पिटक। यदि हम सूत्र पिटक की बात करें तो यह साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसके अंतर्गत 5 निकाय हैं। पहला दीर्घ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंकुतर निकाय और 5वां खुद्दक निकाय है। यदि हम दूसरे पिटक की अर्थात विनय पिटक की बात करें तो इसमें बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी थी। विनय पिटक में निम्नलिखित ग्रंथ हैं: महावग्ग, चुल्लवग्ग, पाच्यतीय, पाराजिक, पारिवार। और यदि हम तीसरे पिटक की बात करें अर्थात अभिधम्म पिटक की तो इसमें चित्त, चैतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। सूत्र पिटक के उपदिष्ट सिद्धांतों के आधार पर ही वस्तुतः अभिधम्म पिटक का विकास हुआ है। अभिधम्म पिटक के 7 ग्रंथ हैं। प्रथम धम्म संगणी, द्वितीय विभंग, तृतीय धातु कथा, चतुर्थ पुग्गल पंच अति, पंचम कथावत्थु, षष्ठम यमक और सप्तम पट्ठान। दोस्तों, आशा है आपको पाली के विषय में समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। प्राकृत, जिसे हम द्वितीय प्राकृत भी
कहते हैं। इसकी समय सीमा को यदि देखें तो यह पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। प्राकृत भाषा की यदि बात करें तो इस पर सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इस पर विचार किया था। यह भाषा संस्कृत नाटकों के जो अधम पात्र हैं अर्थात निम्न वर्गीय पात्र हैं उनके लिए प्रयोग की गई है। प्राकृत की सबसे बड़ी विशेषता भगवान महावीर स्वामी द्वारा अपने उपदेशों में अर्थात जो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं जिन्हें आगम कहा जाता है उनमें इनका उपयोग किया गया है, अर्थात इसे हम जैन धर्म की भाषा भी कह सकते हैं। प्राकृत भाषा को यदि देखें तो क्षेत्र के हिसाब से इसके 5 भेद हैं, अर्थात विभिन्न क्षेत्रों में इसके 5 भेद प्रमुख रूप से प्रचलित थे। पहला सौरसेनी प्राकृत, यह मथुरा तथा सूरसेन जनपद में बोली जाती थी। इसे मध्य देश की भाषा भी कहते हैं। दूसरा पैशाची प्राकृत, यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। पैशाची प्राकृत को पैशाचिकी, पैशाचिका, ग्राम्य भाषा, भूत भाषा, भूतवचन, भूतभाषित आदि नामों से भी पुकारा जाता है। तीसरा महाराष्ट्री प्राकृत, इसका मूल स्थान महाराष्ट्र में है या महाराष्ट्र था। चौथा मागधी प्राकृत, यह मगध देश की भाषा रही है। भरत मुनि के अनुसार मागधी अंतःपुर के नौकरों, अश्वपालों आदि की भाषा थी। पांचवा और अंतिम अर्धमागधी प्राकृत, इसके संबंध में जॉर्ज ग्रियर्सन ने यह बताया है कि यह मध्य देश अर्थात सूरसेन और मगध के मध्यवर्ती देश अर्थात अयोध्या या कौशल की भाषा थी। अर्धमागधी की यदि बात करें तो इसका मुख्य रूप से प्रयोग जैन साहित्य में हुआ है। भगवान महावीर का संपूर्ण धर्मोपदेश इसी भाषा से निबद्ध है। जैनियों ने अर्धमागधी को आर्स, आरसी, ऋषि भाषा या आदि भाषा नाम से संबोधित किया है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण ग्रंथ में अर्धमागधी को चेठ, राजपूत एवं सेठों की भाषा बताया है। दोस्तों, मध्यकालीन तीसरी और महत्वपूर्ण भाषा अपभ्रंश भाषा है। इसका यदि समय सीमा पर विचार करें तो यह 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। इस भाषा को अवहट्ठ, देश भाषा, देसी भाषा आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ अर्थात अपभ्रंश का यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी है। इसीलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा भी कहा है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि ने अपने महाभाष्य नामक ग्रंथ में किया है और अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण की यदि बात करें तो यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को णय भाषा कहा है। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में अपभ्रंश को आभीर कहा है। क्षेत्रीय विकास की यदि बात करें अर्थात अपभ्रंश के क्षेत्रीय विकास की यदि बात करें
तो यह 7 क्षेत्रीय रूपों में देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसके 7 क्षेत्रीय रूप। पहला, शौरसेनी अपभ्रंश। इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती आदि आती हैं। दूसरा है दोस्तों पैसाची अपभ्रंश। इसके अंतर्गत पंजाबी और लहंदा भाषा आती है। तीसरा है दोस्तों ब्राह्मण अपभ्रंश, जिसके अंतर्गत सिंधी आती है। चौथा खस अपभ्रंश, जिसमें पहाड़ी भाषा आती है। पांचवा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, जिसमें मराठी भाषा आती है। छठा अर्धमागधी अपभ्रंश, जिसमें पूर्वी हिंदी आती है। और सातवां और अंतिम है मागधी अपभ्रंश, जिसमें बिहारी, उड़िया, बांग्ला व असमिया आदि भाषाएं आती हैं। दोस्तों, यदि अवहट्ठ की बात करें तो अवहट्ठ भाषा अपभ्रंश का ही परवर्ती या परिवर्तित रूप है, जिससे आगे चल के हिंदी के विकास में बड़ा योगदान मिलता है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ठ कहा है। अवहट्ठ के प्रयोग की यदि बात करें तो अवहट्ठ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ में किया है। दोस्तों, इस भाग में इतना ही। आगे हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पर विचार करेंगे। चलिए दोस्तों, नमस्कार।